सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। ठीक है, आज हम लेक्चर 3 में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में देखेंगे। तो इसको हम लोग समझेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है और किस तरीके से वर्कआउट करता है। तो अगर हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो कहते हैं कि व्हेन अ पार्टिकल्स मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, इट्स मोशन इज said to be the uniform circular motion. What is the means? Then it means जब भी कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा होता है, दिस इज द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद अ कांस्टेंट स्पीड। उसकी स्पीड क्या होती है बच्चा? कांस्टेंट स्पीड होगी। अगर स्पीड उसकी कांस्टेंट है और वो एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो उसे हम कहेंगे कि बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। इज दैट क्लियर? इसमें देखिएगा आगे क्या कहता है। आगे इसमें कहता है कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कल एट अ कांस्टेंट स्पीड। तो आप इसको छोटे में लिखना चाहें तो आप ये भी बोल सकते हैं, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कल एट अ कांस्टेंट स्पीड। इसको भी हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो बॉडी की डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअस चेंज होती रहती है। बॉडी की डायरेक्शन क्या होती रहती है? कॉन्टिन्यूअस चेंज होती रहती है। और जब बॉडी की डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअस चेंज होती है तो उसके वेलोसिटी चेंजेस होती है। अभी मैं आपको समझाता हूं, यहां देखिएगा। मैं आपको यहां पे एक सर्कल बना के दिखाता हूं और फिर उसका मोशन बना के दिखाते हैं। देखिएगा, ये एक सर्कल है मान लीजिए, ठीक है। अगर ये एक सर्कल है और यहां पर एक पार्टिकल है, यहां पर हमारा क्या है? एक पार्टिकल है और ये कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहा है। ये कुछ इस तरीके का मोशन इसमें हो रहा है। तो बॉडी की इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है बेटा, इस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी होगी। जब बॉडी मूव करते हुए इस पॉइंट पर आएगी तो इसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगी। जब बॉडी इस पॉइंट पर आएगी तो इस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगी। तो ईच डायरेक्शन हमेशा, पहले तो बॉडी के मोशन की डायरेक्शन अगर देखेंगे तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो कर रहा है, लेकिन बॉडी की डायरेक्शन हमेशा चेंज हो जा रही है। और इस डायरेक्शन चेंज होने की वजह से कॉन्टिन्यूअस उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं। और जब वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं यानी कि कोई वेलोसिटी नहीं हो रही है, एक तरीके से फिक्स वेलोसिटी नहीं है, तो ये वेलोसिटी को वेरिएबल कहता है, क्योंकि इसकी कोई कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होती है। एक चीज याद रखना बेटा, जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो यहां पर आपकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट होगी। स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट होती है, लेकिन आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। स्पीड कांस्टेंट क्यों, वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं? अगर स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। दैट इज द फॉर्मूला फॉर द स्पीड। तो अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है, तो इसलिए इसकी स्पीड हमारे पास कांस्टेंट आ सकती है, लेकिन इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है और डिस्प्लेसमेंट इसमें हम देखेंगे कि वो कॉन्टिन्यूअस चेंजेस होते, मतलब ये फिक्स डिस्टेंस को नहीं कवर करेगा एक तरीके से। तो वेलोसिटी में, वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर इसकी क्या होती जाएगी बच्चा? चेंज होती जाएगी। इस वजह से यहां पर वेरिएबल वेलोसिटी आती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है? द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इन अ सर्कुलर पाथ। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इन अ सर्कुलर पाथ। तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो वो बॉडी सर्कुलर मोशन करते हुए उसकी वेलोसिटी में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है एट अ पॉइंट, क्या कह रहा है? एट अ पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन is along the tangent drawn at the point of a circular path। इसका मतलब the direction of the motion is along the tangent। अगर बॉडी का मोशन जो होगा वो उसके सर्कुलर पाथ के टेंजेंट के अलोंग होगा। यानी कि अगर मान लीजिए बॉडी है, बॉडी का पॉइंट यहां पर है, ये बॉडी है, यहां पर उसका एक सेंटर पॉइंट होगा सर्कुलर पाथ पे, तो उस बॉडी पर उसका डायरेक्शन का ऑफ मोशन, ये आपको दिख रही है ये लाइन, तो ये उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है और इस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी काम करेगी। जब बॉडी की डायरेक्शन चेंज होती हुई यहां आएगी
तो यहां पर बॉडी की डायरेक्शन यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, बॉडी की डायरेक्शन यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो अगर यहाँ पे बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रही है तो इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। यहां पर बॉडी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो यहां पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी, यानी कि हर पॉइंट पर बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूअस चेंज हो रही है। डायरेक्शन ऑफ मोशन बार बार बॉडी का चेंज हो रहा है जिसकी वजह से वेलोसिटी कॉन्टिन्यूअस चेंजिंग में आ रही है। इसका मतलब वेलोसिटी यहां पर जो भी है वो एक वेरिएबल वेलोसिटी है। कैसी वेलोसिटी है बच्चा? वेरिएबल वेलोसिटी है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है thus the velocity of the particle in the circular motion is variable, यानी कि वेलोसिटी वेरिएबल है, फिक्स नहीं है। और the circular motion is accelerated even though the speed of the particle is uniform। भाई स्पीड तो यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वेरिएबल है। अगर वेरिएबल वेलोसिटी है तो वहां पे एक्सेलरेशन भी आएगा। तो मोशन इज एक्सेलरेटेड, यानी कि इस पूरे मोशन में एक्सेलरेशन हो रहा है। तो यहां पर बॉडी एक्सेलरेटेड होगी, यानी कि एक्सेलरेशन बॉडी पर एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा बॉडी का। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि हमें मालूम है भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो अगर वेलोसिटी कॉन्टिन्यूअस चेंज हो रही है और जिस रेट से चेंज होगी वहां से हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो हमें यहां से एक्सेलरेशन मिल जाता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने वाली बॉडी की स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी वेरिएबल होती है एंड एक्सेलरेशन भी वहां एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं और यहाँ पे वेलोसिटी कॉन्टिन्यूअस चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए वेलोसिटी चेंज हो रही है और इस वजह से बॉडी एक्सेलरेटेड कही जाएगी। बॉडी क्या कही जाएगी? कि बॉडी में एक्सेलरेशन है, बॉडी एक्सेलरेटेड है, ठीक है। अब बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, ठीक है, तो एक तो बॉडी का यूनिफॉर्म मोशन हो गया, लेकिन क्या बॉडी का यूनिफॉर्म मोशन उस बॉडी के लीनियर मोशन से डिफर है कि नहीं है? थोड़ा सा इसको समझते हैं। यानी कि डिफरेंस बिटवीन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड द यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, डिफरेंस बिटवीन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड द यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन के मोशन को हम लोग लीनियर मोशन कहते हैं और सर्कुलर मोशन तो मैंने बताया कि सर्कुलर पाथ पे हम लोग सारी चीजें करते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में। क्या कह रहा है? कह रहा है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज द यूनिफॉर्म मोशन along a linear path or a straight line for the direction of the motion is fixed। यहां पर मोशन की डायरेक्शन फिक्स होगी। शो इट इज नॉट एक्सेलरेटेड, यानी कि जब आपकी मोशन यूनिफॉर्म होगा तो आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी और आप एक स्ट्रेट लाइन पे जाएंगे और स्ट्रेट लाइन पे जाने का मतलब बॉडी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। देखिएगा जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए ये कोई पाथ है और ये एक बॉल है और ये बॉल इस डायरेक्शन में अगर मोशन कर रही है तो इस बॉल की वेलोसिटी पर्टिकुलर इसी डायरेक्शन में है और ये एक ही सिंगल डायरेक्शन में जाएगी और इसकी वेलोसिटी सिंगल डायरेक्शन में अगर हो रही है तो बार बार यहाँ डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। तो अगर डायरेक्शन नहीं चेंज होगी तो बॉल की जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। यहाँ पर बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चा? कांस्टेंट हो जाएगी। तो अगर बॉल की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी में नो चेंजेस, कोई भी चेंज वेलोसिटी में नहीं आ रहा है। तो अगर वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है इसका मतलब बॉडी नॉट एक्सेलरेटेड, बॉडी नॉट एक्सेलरेटेड, यानी कि बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं माना जाएगा कि बॉडी एक्सेलरेटेड नहीं है। हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर एक्सेलरेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो देख कह सकता हूं कि मान लीजिए एक कार है, a car running with a uniform speed of 10 km per hour on a straight road। जब स्ट्रेट रोड की बात कहेगा इसका मतलब एक सिंगल डायरेक्शन को उसने फिक्स कर दिया, बॉडी की डायरेक्शन नहीं चेंज होगी और बॉडी की स्पीड, यानी कि एक तरीके से अगर सिंगल डायरेक्शन में वेलोसिटी और स्पीड सेम हो जाते हैं, सिंगल डायरेक्शन में वेलोसिटी और स्पीड सेम हो जाते हैं तो हम लोग कह सकते हैं इसको स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी कहेंगे 10 किलोमीटर पर आवर की है। तो जब डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है तो स्पीड और वेलोसिटी सेम होंगे और यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी कि हम कह सकते हैं बॉडी इज नॉट एक्सेलरेटेड। इज दैट क्लियर? ओके। लेकिन सर्कुलर मोशन में क्या होता है? अगर यही चीज सर्कुलर मोशन में होती है तो क्या होता है?
तो सर्कुलर मोशन में क्या कह रहा है कि सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ। तो जब आप सर्कुलर पाथ पे काम करते हैं तो आपकी डायरेक्शन जो होती है वो कॉन्टिन्यूअस चेंज होती है, और डायरेक्शन चेंज होगी तो आपकी बॉडी एक्सेलरेट हो जाएगी। क्यों एक्सेलरेट हो जाएगी? क्योंकि आपकी डायरेक्शन चेंज होगी तो आपकी वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो आपका एक्सेलरेशन भी कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा। इसका एग्जांपल हम लोग क्या कह सकते हैं, द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, वो कॉन्टिन्यूअस एक्सेलरेटेड हो, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने वाली बॉडी के लिए हम लोग कह सकते हैं कि वो हमेशा एक्सेलरेटेड होती है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूअस चेंज होती है, कॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? अब जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो उसके सर्कुलर मोशन का रीजन क्या होता है, उसको सर्कुलर मोशन करने के ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हैं, आइए हम इसको समझते हैं। तो इसमें दो फोर्स एक्ट करेंगे, फर्स्ट वन इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द सेकंड वन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो हमारे पास दो फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हमारे पास दो फोर्स एक्ट करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की। The centripetal force is the force acting on an object in the curvilinear motion is directed toward the axis of the rotation or center of curvature. Then it means to say, इसका कहने का मतलब क्या हुआ देखते हैं। देखिएगा, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, मान लीजिए ये बॉडी है और ये एक सर्कुलर मोशन कर रही है कुछ इस डायरेक्शन से, अगर ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो कुछ इस तरीके से ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, घूम रही है। ठीक है, तो यहां पर एक बॉडी है, ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है और यहां पर सेंटर है, तो ये बॉडी सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड होगी, यानी कि सेंटर और इस बॉडी के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, और यही अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, जो कि इसको एक फिक्स ऑर्बिट में हमेशा बांधा रहेगा, यानी कि ये जो अट्रैक्शन फोर्स होगा ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा, जो कि इसको एक फिक्स ऑर्बिट में रोटेट करता है, यानी कि इसको अलोंग इट्स मोशन किसी दूसरी डायरेक्शन में नहीं जाने देगा, यानी कि इसको फ्री नहीं करेगा, जाने नहीं देता, ये इसको फिक्स ऑर्बिट में क्या करता है, मोशन करवाता है। ये फोर्स इसके सर्कुलर मोशन का कॉज हो सकता है एक तरीके से। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द कर्वीलिनियर मोशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन और द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पर जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर की तरफ लगता है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी हम लोग इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देखेंगे कहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली वर्क करता है। नेक्स्ट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, तो आइए हम लोग समझते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। लिखा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ सूडो फोर्स। ठीक है, एक सूडो फोर्स है इन सर्कुलर मोशन विच एक्ट अलोंग द रेडियस एंड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी कि अगर मैं इसी बॉडी की बात करता हूं तो इस बॉडी में देखिएगा, इस बॉडी में यहां पर फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये एक सूडो फोर्स है जो कि इस बॉडी को हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में ले जाना चाहता है। कहां ले जाना चाहता है? आउटवर्ड डायरेक्शन में ले जाना चाहता है, यानी कि एक तरीके से ये सेंट्रीपिटल फोर्स का एक अपोजिट फोर्स होता है, लेकिन इसे हम एग्जैक्टली अपोजिट फोर्स नहीं कहते। क्यों? क्योंकि ये एक सूडो फोर्स है। ये क्या है? सूडो फोर्स होता है। ठीक है, ये सूडो फोर्स हमारे फ्रेम पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम आगे देखेंगे तो हमें समझ में आएगा क्या है। कह रहा है द फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन द मेजरमेंट आर मेड इन द इनर्शियल फ्रेम और रेफरेंस। यानी कि ये सूडो फोर्स कहीं ना कहीं हमारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। इट इज ओनली कम्स इनटू प्ले व्हेन चेंजिंग आवर रेफरेंसेस फ्रेम फ्रॉम द ग्राउंड टू द इनर्शियल टू द रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम। यानी कि अगर हम अपने रेफरेंशियल पॉइंट को देखते हैं तो हमारे रेफरेंशियल पॉइंट के अकॉर्डिंग इस पर जो फोर्स अप्लाई होता है तब हम इसको क्या कह सकते हैं, यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है। वो भी किस पे डिपेंड होता है? हमारे रेफरेंशियल पॉइंट के ऊपर डिपेंड होता है, और ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर करेगा कब? जब हम अपना रेफरेंशियल पॉइंट चेंज करेंगे तब ये फोर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग।
अब इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। देखिएगा इसके कुछ एग्जांपल्स, सबसे पहले एग्जांपल इसका दिया है, इसके कुछ एग्जांपल्स में से एक एग्जांपल दिया है कि इलेक्ट्रॉन का मोशन। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात करता हूं, देखिएगा तो अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये न्यूक्लियस क्या होता है बेटा? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। न्यूक्लियस एक पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है चारों तरफ, तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कॉज होता है कि इसको फिक्स ऑर्बिट में बांधा रहता है। तो बेटा यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है ना, वो फोर्स एक्चुअल में क्या है? यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल में इस इलेक्ट्रॉन यानी कि निगेटिव चार्ज और इस न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का यानी कि निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच का एक अट्रैक्शन फोर्स होता है और वो अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है। तो यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स बिहेव करता है और इस इलेक्ट्रॉन को इस और न्यूक्लियस के अबाउट चारों तरफ क्या करता है? रोटेट करने के लिए कॉज करता है। यानी कि ये इसका कॉज, इसके रोटेशन का कॉज जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है, और इसकी वजह से ये बॉडी मूव करती है। अच्छा, अगर रेफरेंशियल पॉइंट चेंज होता है तो यही इलेक्ट्रॉन बाहर भी भागना चाहता है। ये इलेक्ट्रॉन पे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट ना करे तो ये इस सर्कुलर पाथ पे रोटेट नहीं करेगा, ये अपने टेंजेंशियल पाथ पर आगे की ओर मूव करता हुआ चला जाएगा। इज दैट क्लियर? अगर सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा एग्जांपल बात कर लेते हैं। प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन। तो अगर सन के अराउंड जो प्लैनेट मूव करते हैं वहां क्या होता है? देखिए ये हमारा क्या है? सन है और ये क्या है? हमारा एक प्लैनेट है जिसको हमने अर्थ कह दिया। तो अब इसकी एक फिक्स ऑर्बिट होती है रोटेट करने की। आपने देखा होगा इसका एक सर्कुलर ऑर्बिट होता है। इस ऑर्बिट के अबाउट ये क्या करता है? सर्कुलर मोशन करता हुआ इसके चारों तरफ घूमता है। लेकिन क्या ये अर्थ इसके चारों तरफ क्यों घूमता है? ये कहीं और भी तो जा सकता है, नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि अर्थ और सन के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है और वो अट्रैक्शन फोर्स को ही हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और यहां पर जो फोर्स आता है अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, वो फोर्स होता है हमारा ग्रेविटी का, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू ये सन इस प्लैनेट यानी कि अर्थ की बात कर ले या किसी भी प्लैनेट की बात कर ले, उसको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है और उसको एक फिक्स ऑर्बिट में क्या करता है? सर्कुलर मोशन करने देता है, ठीक है। यानी कि यहां पर जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है यहां पर, वो सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये अट्रैक्टिव नेचर का एक फोर्स होता है और इसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। सेम एज इसी तरीके से जो प्लैनेट्स होते हैं उनके कुछ मून होते हैं। जैसे हमारे अर्थ के पास एक मून होता है, तो अर्थ और मून के बीच में भी ये दो हेवनली बॉडीज हैं, हैवी बॉडीज हैं, इनके बीच में भी क्या होता है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पर भी जो फोर्स एग्जिस्ट करता है उस फोर्स को भी हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। उस फोर्स को भी हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और यही ग्रेविटेशनल फोर्स इस मून को भी इसके सर्कुलर राउंड क्या करता है? सर्कुलर पाथ पे मोशन करने के लिए कहता है। अगर मान लीजिए यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट ना करे तो क्या होगा? तो मान लीजिए अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये अर्थ यानी कि प्लैनेट इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल पाथ जो कि इसका होगा, इस टेंजेंशियल पाथ पर आगे की तरफ कॉन्टिन्यूअस एक लीनियर मोशन करता हुआ निकल जाएगा। सेम एज मून के साथ भी यही होगा। मून अपने टेंजेंशियल पाथ पर लीनियर मोशन करता हुआ आगे की तरफ निकल जाएगा अगर इन लोग के बीच एक ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट नहीं होगा तो। इज दैट क्लियर? तो कहीं ना कहीं हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत रीजन है। तो यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा।
इज इट क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अ टाइड स्टोन मोशन, कि मान लीजिए आपने रोप ली और उस स्ट्रिंग या रोप से आपने किसी स्टोन को टाई कर लिया, यहां पर हमारा स्टोन है और उसे आप सर्कुलर पाथ पर घुमा रहे हैं। तो जब आप देख रहे हैं कि अगर आपका ये सर्कुलर पाथ कुछ इस तरीके से है, तो ये हमारा सर्कुलर पाथ है, तो जब मैं इस सर्कुलर पाथ पे मोशन करूंगा तो ये जो स्टोन है वो इस सर्कुलर पाथ पे मोशन क्यों करता है, कौन सा फोर्स होता है जो इसके सर्कुलर पाथ पे मोशन करने के लिए एज ए रीजन होता है। तो देखिएगा ये स्टोन जो होता है बेटा, ये स्टोन टाइड होता है एक स्ट्रिंग से, ये रही हमारी स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग से एक स्टोन टाइड होता है और इस स्ट्रिंग पर, अब इस स्ट्रिंग पर ये बच्चा इसको पकड़ के रखता है, इसको घुमाता है, तो इस स्ट्रिंग पर इस स्टोन और इसके पकड़ने की वजह से यहां पर एक टेंशन फोर्स क्रिएट होता है। कौन सा फोर्स क्रिएट होता है बेटा? टेंशन फोर्स। और यही टेंशन फोर्स इस स्टोन को होल्ड करके रखता है और इसको सर्कुलर पाथ पर, एक फिक्स सर्कुलर पाथ पर रोटेट करता है। तो यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा बेटा, यहां पर स्टोन पर जो लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो टेंशन का फोर्स होगा, और ये टेंशन फोर्स किस पे लगता है? स्ट्रिंग पर लगता है। यहां पर टेंशन फोर्स एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा और वो स्ट्रिंग पर अप्लाई होगा। इज दैट क्लियर? और इस वजह से ये स्टोन सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो ये हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि बॉडी पर सेंट्रीपिटल फोर्स कहां पर अप्लाई होता है और वो किस फोर्स के टर्म में अप्लाई होता है। तो बहुत सारे फोर्सेस के टर्म में सेंट्रीपिटल फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने देखा, ग्रेविटेशनल फोर्स देखा, टेंशन फोर्स देखा। तो ये जितने भी फोर्सेस हैं ये सेंट्रीपिटल फोर्स को कहीं ना कहीं शो कर रहे हैं, लेकिन ये भी फिक्स है कि ये सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहे होते हैं तभी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे देखते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग फिर से देख लेते हैं, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? तो जब भी कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से किसी सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा होता है तो ऐसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा होता है तो उसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? देखिएगा, तो जब भी कोई पार्टिकल विद अ कांस्टेंट स्पीड, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा होता है तो उसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है कि हमारी जो स्पीड होती है बच्चा, हमारी जो स्पीड होती है, स्पीड ये हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। हमारी स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इवन हमारी बॉडी का जो वेलोसिटी होगी वो एक वेरिएबल वेलोसिटी होगी। क्यों? क्योंकि बार बार उसमें डायरेक्शन चेंज होगी, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या होगा? जब डायरेक्शन बार बार चेंज होगी तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसकी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूअस चेंज होगी। उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कॉन्टिन्यूअस चेंज होगी। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं। अगर बॉडी की वेलोसिटी कॉन्टिन्यूअस चेंज हो रही है, अगर बॉडी की वेलोसिटी कॉन्टिन्यूअस चेंज हो रही है तो इसका मतलब बॉडी एक्सेलरेटेड है। बॉडी कैसी है? एक्सेलरेटेड है। तो बॉडी की वेलोसिटी कॉन्टिन्यूअस चेंज होने का मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन है। ये चीजें हमें हमेशा दिमाग में रखनी होंगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में क्या बेसिक डिफरेंस आता है। तो भाई यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है। स्ट्रेट लाइन का मतलब वो सिंगल डायरेक्शन यानी कि एक डायरेक्शन में होता है। तो अगर डायरेक्शन एक सिंगल है तो वहां पे डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, और जब डायरेक्शन नहीं चेंज होगी तो इसका मतलब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और बॉडी में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी कि बॉडी नॉट एक्सेलरेटेड, यानी कि एक्सेलरेटेड नहीं होगी, बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। और सिंगल डायरेक्शन में जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो उसकी वेलोसिटी और उसकी स्पीड को हम सेम मान के चलते हैं। इज दैट क्लियर? क्योंकि वो एक सिंगल डायरेक्शन में होती है। सेकेंड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है?
बॉडी विद अ कांस्टेंट स्पीड एक सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रही होती है, और उस सर्कुलर पाथ पर जब वो मोशन करती है तो कॉन्टिन्यूअस उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, और कॉन्टिन्यूअस डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होगी और बॉडी में एक्सेलरेशन होगा। तो हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने वाली बॉडी एक्सेलरेटेड बॉडी होती है। इनके अब जब बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो उस पे दो तरीके के फोर्स अप्लाई होंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द सेकंड वन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पहला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कहां करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द कर्वीलिनियर मोशन डायरेक्टेड टुवर्ड द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बॉडी के सेंटर की तरफ, यानी कि बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रही है तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स अप्लाई होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होता है, और यही सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी को सर्कुलर पाथ पर फिक्स रखता है कि ये अपने सर्कुलर पाथ को लीव करके कहीं ना जाए। कॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स वो अपने सर्कुलर पाथ पर फिक्स होती है, उसका एक फिक्स ऑर्बिट होता है जिस पर वो मोशन कर रहा होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअल में एक सूडो फोर्स होता है। ये एक फोर्स एक एक्चुअल में एक सूडो फोर्स होता है, ये रियली एग्जिस्ट नहीं करता, ये डिपेंड करता है रेफरेंशियल फ्रेम पर, ये डिपेंड करता है रेफरेंशियल फ्रेम पर। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बॉडी का हमेशा यही चाहता है कि बॉडी जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, बॉडी जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही है वो हमेशा उसी डायरेक्शन में मोशन करती रहे। अब होता क्या है, सर्कुलर पाथ पर मोशन करने वाली बॉडी की डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर चेंज होती है, तो हर एक पॉइंट पर बॉडी जो मोशन हो रहा होता है उसकी वजह से वो हर एक पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी, जिससे हमेशा उसका जो टेंजेंशियल पाथ होगा वो हमेशा चेंज होगा। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की। जैसे हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव नेचर का जो होता है, यही अट्रैक्शन फोर्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स बिहेव करता है। इज इट क्लियर? सन के अराउंड अगर कोई प्लेनेट मूव कर रहा है या प्लेनेट के अराउंड अगर मून्स मूव कर रहे हैं, उनका रोटेशनल रिवोल्यूशन हो रहा है, तो कैसे काम होगा? तो वहां पर जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये भी अट्रैक्टिव नेचर का होता है, और ये एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स बिहेव करता है। ठीक है, सेम एज मून और अर्थ के साथ, यानी कि प्लैनेट्स के साथ भी यही होता है। ठीक है, अगर टाइड स्टोन की बात करें, अगर स्टोन टाइड है तो उसमें स्ट्रिंग पर लगने वाला जो टेंशन फोर्स होता है, स्ट्रिंग पर अप्लाइड जो टेंशन फोर्स होता है, वही टेंशन फोर्स उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करता है, और ये बॉडी यानी कि ये स्टोन रोटेटरी एक सर्कुलर पाथ पर रोटेशन कर रहा होता है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर फोर्स का चैप्टर होता है एंड बच्चा। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे वर्क, पावर और एनर्जी की। यहां पर फोर्स का चैप्टर एंड होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में।